स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं इसकी विभिन्न विचारधाराओं के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, सामान्य कीमत स्तर, मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर्ज, विदेशी व्यापार व विदेशी भुगतान, विदेशी विनिमय दरों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का भी अध्ययन शामिल होता है। इसके दायरे में विकास नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति आदि भी आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय। समष्टि अर्थशास्त्र में किन विषयों का विश्लेषण किया जाता है, यह हमको देखना आवश्यक है। कीन्स के पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत अधिक विकास हुआ और इसमें अनेक विषयों का अध्ययन किया गया। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विषयों की संक्षेप में व्याख्या करेंगे। पहला, रोजगार तथा बेरोजगारी। समष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य विषय यह है कि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है और अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्रम की अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होने की बात से इनकार करते थे, लेकिन कीन्स ने इस विचार को चुनौती दी और उन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी के समय समस्त मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था का संतुलन पूर्ण रोजगार की स्थिति से कम स्तर पर संभव होता है, जिससे बड़ी मात्रा में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। रोजगार के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य प्रमुख विषय है। राष्ट्रीय आय किसी देश की प्रतिवर्ष समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्यों का जोड़ होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय उसकी सफलता एवं उपलब्धि का प्रतीक होती है तथा प्रति व्यक्ति आय पर ही एक देश के लोगों का औसत जीवन स्तर निर्भर करता है। तीसरा, व्यापार चक्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य महत्वपूर्ण विषय व्यापारिक चक्रों का विश्लेषण करना है।
पूंजीवादी देश प्राय व्यापारिक चक्रों से ग्रस्त रहते हैं। इनमें कभी तेजी कभी मंदी की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मंदी की स्थिति में कुल उत्पादन और रोजगार की मात्रा घट जाती है और तेजी की स्थिति में ये बढ़ जाती हैं और प्राय मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। समष्टिपरक आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से मुक्त करना है, जिससे पूर्ण रोजगार के स्तर पर राष्ट्रीय आय का संतुलन स्थापित हो तथा राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि हो सके। नंबर 4, सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के निर्धारण के लिए अध्ययन के अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के सामान्य स्तर के निर्धारण का भी अध्ययन करता है। मुद्रास्फीति आजकल एक गंभीर समस्या बन गई है, जो कि विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में पाई जाती है। मुद्रास्फीति का सिद्धांत भी समष्टिपूरक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। नंबर 5, स्थैतिक स्फीति। मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक चक्रों को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता लाना एक बड़ी कठिन समस्या रही है। स्थैतिक स्फीति की अवस्था में बड़ी मात्रा में मंदी के कारण बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ मुद्रास्फीति भी हो जाती है। यह समस्या अधिक कठिन इसलिए है कि बेरोजगारी व मंदी को दूर करने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां अपनाने की आवश्यकता होती है, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संकुचनवादी आर्थिक नीति की आवश्यकता होती है। अतः स्थैतिक स्फीति के समाधान के लिए उपयुक्त नीति निर्धारण एक कठिन विषय है। नंबर 6, भुगतान शेष तथा विदेशी विनिमय दर। एक महत्वपूर्ण समष्टिपरक विषय किसी देश के भुगतान शेष तथा विदेशी विनिमय दर के निर्धारण का विश्लेषण करना है। महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि किसी देश का भुगतान शेष सदा के लिए घाटे में नहीं हो सकता है, क्योंकि विदेशी विनिमय के भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय संग्रह उपलब्ध नहीं हो सकते। अतएव भुगतान शेष में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भुगतान शेष से संबंधित अन्य विषय विदेशी विनिमय दर का है। किसी देश की विदेशी विनिमय दर में घट बढ़ उसके भुगतान शेष को प्रभावित करती है। नंबर 7, आर्थिक विकास। समष्टिपरक अर्थशास्त्र की एक और महत्वपूर्ण विषय जिसका विकास अभी हाल ही में हुआ है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसको संक्षेप में विकास अर्थशास्त्र कहा जाता है। विकास की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है। कीन्स ने हालांकि इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने तो यह कहा कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, परंतु कीन्स के इस कथन से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्होंने दीर्घकाल को बिल्कुल महत्वहीन समझा। हेरल्ड तथा डॉमर ने कीन्स के विश्लेषण को विकास की दीर्घकालीन समस्या पर लागू किया। हेरल्ड और डॉमर के समष्टिपरक मॉडल आय की उन विकास दरों को बताते हैं जो अर्थव्यवस्था के स्थायी विकास के लिए आवश्यक हैं। अल्प विकसित देशों में ये मॉडल निर्धनता की व्याख्या करते हैं तथा इन देशों में विकास को प्रारंभ करने तथा तीव्र करने के लिए आवश्यक स्ट्रेटेजीज का सुझाव भी देते हैं, हालांकि रणनीति भी बनाते हैं। 8वां, राष्ट्रीय आय में
विभिन्न वर्गों के सापेक्ष भाग, रिलेटिव शेयर्स इन नेशनल इनकम। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण विषय कुल राष्ट्रीय आय में से समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्यतः श्रमिकों तथा पूंजीपतियों के सापेक्ष भागों के निर्धारण का विश्लेषण करना है। प्रोफेसर एम कलेस्की तथा निकोलस कैल्डर के अनुसार वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत में राष्ट्रीय आय में मजदूरियों तथा लाभों के सापेक्ष हिस्से अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की मात्रा पर निर्भर करते हैं, यह उन्होंने बताया। इस प्रकार हम समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के सब पक्षों व विषयों का स्पष्टीकरण करते हैं। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों को हम इस तरीके से चार्ट की सहायता से भी समझा सकते हैं। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में 4 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत। आय व रोजगार के सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया है, एक उपभोग फलन का सिद्धांत और दूसरा निवेश का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न विचारधाराएं हैं, जिनमें समूची अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के विषय में विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। हम इन विभिन्न विचारधाराओं अथवा मॉडलों की व्याख्या करेंगे। पहला, प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र। सन 1930 से पूर्व अधिकांश अर्थशास्त्री ये समझते थे कि पूर्ति तथा मांग की शक्तियों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति से विचलित हो जाती है तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मांग और पूर्ति की शक्तियों के स्वमेव कार्य करके पुनः पूर्ण रोजगार का संतुलन स्थापित हो जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई भी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहेगी। प्रतिष्ठित समष्टिपरक आर्थिक मॉडल 2 आधारभूत नियमों पर आधारित है। पहला से का नियम और दूसरा मुद्रा की तटस्थता। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से के नियम के अनुसार प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम मुद्रा की तटस्थता के अनुसार मुद्रा वास्तविक चरों की मात्राओं जैसे कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन, वास्तविक मजदूरी की दर, वास्तविक ब्याज की दर इत्यादि को प्रभावित नहीं करती है। इन वास्तविक चरों की मात्राएं वास्तविक शक्तियों जैसे कि साधनों की उत्पादकता, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ताओं के अधिमानों द्वारा निर्धारित होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री लेजिस फेयर पॉलिसी या अबंध नीति में विश्वास करते थे और इसलिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसे सुचारू रूप से संचालित करने को आवश्यक नहीं समझते थे। उनके अनुसार मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अपने आप ही अर्थव्यवस्था में समायोजन होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति बन जाती है और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता ही है। दूसरी विचारधारा केन्जियन समष्टि अर्थशास्त्र। 1930 की
की जब स्थिति उत्पन्न हुई तो उसमें अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैल गई और राष्ट्रीय उत्पादन में भी भीषण कमी हुई। उस समय से का नियम फेल हो गया। तब एक ब्रिटेन के विख्यात अर्थशास्त्री J.M. केन्स ने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपना एक नया समष्टिपरक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में से के नियम की कटु आलोचना की और यह सिद्ध किया कि पूर्ति अपनी मांग पूरी तरह उत्पन्न नहीं करती, जिससे समस्त मांग की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्त मांग की इस कमी के कारण देश में अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार पर संतुलन नहीं हो पाता, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पैदा हो जाती है। तीसरा, मुद्रावाद। केन्स के समष्टिपरक सिद्धांत के विरुद्ध मुद्रावाद का जन्म हुआ, जिसके प्रमुख पक्ष पोषक अमेरिका के विख्यात अर्थशास्त्री फ्रीडमैन हैं। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों का केन्सवादी अर्थशास्त्रियों में मुख्यतः दो विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर है। प्रथम विषय है मुद्रास्फीति तथा मुद्रा की मात्रा में परस्पर संबंध। दूसरा विषय है सरकार की अर्थव्यवस्था में भूमिका। मुद्रावादी यह मानते हैं कि मुद्रास्फीति सदा एक मौद्रिक घटना होती है और मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा में अत्यधिक वृद्धि होना है। मुद्रावादी सरकार के बजट के घाटे तथा सार्वजनिक ऋण के बहुत विरुद्ध हैं। वे करों की कम दरों तथा कम सार्वजनिक व्यय के पक्ष में तर्क देते हैं तथा सरकार की आर्थिक भूमिका को भी घटाते हैं। तीसरा, फोर्थ, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। 1970 और 80 के दशक के अंतिम वर्षों तथा 1980 के 84 के वर्षों में अर्थशास्त्री ये समझने लगे कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की समस्याएं मांग पक्ष में गड़बड़ होने के कारण उत्पन्न नहीं होती, जबकि पूर्ति पक्ष की समस्याओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इन समय अवधियों में एक और बड़ी मात्रा में बेरोजगारी तथा दूसरी ओर ऊंची दर की मुद्रास्फीति दोनों एक साथ पाई जाती हैं, जो कि केन्स के समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के विरुद्ध घटना थी। ऐसी समस्या को जबकि ऊंची दर की मुद्रास्फीति तथा अधिक मात्रा में बेरोजगारी के एक साथ पाए जाने को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन भी एक विचित्र समस्या है। पूर्ति पक्ष के समर्थक उत्पादन में वृद्धि करने तथा परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अधिक कार्य करने, बचत व निवेश में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस प्रकार हम आज इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं इसकी विभिन्न विचारधाराओं को शॉर्ट में बता रहे हैं। अगली वीडियो में हम इन विचारधाराओं का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। थैंक यू।